हम खुश हैं हमें धूप विरासत में मिली है। अजदाद कुछ पेड़ भी बो गए होते, पेड़ तो बोए गए थे मगर विरासत की जंग में शायद मुरझा रहे हैं। और इस बार ये विरासत की लड़ाई और बड़ी हो चुकी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहम्मद तस्लीमुद्दीन के दो बेटे आमने सामने हैं। साल 2020 में सिटिंग एमएलए शाहनवाज आलम का टिकट काटकर आरजेडी ने बड़े भाई सरफराज आलम को यहां से उम्मीदवार बनाया। तब शाहनवाज आलम ने ओवैसी की पतंग की डोर थाम ली और जीते भी, बड़े भाई को हराया भी। साल 2025 में आरजेडी ने छोटे भाई शाहनवाज को ही यानी सिटिंग एमएलए को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो बड़े भाई सरफराज आलम ने प्रशांत किशोर का बस्ता अपने पीठ पर लाद लिया है। उधर नीतीश की तरफ से मंजर आलम जोकीहाट से उम्मीदवार हैं, तो ओवैसी की तरफ से मुर्शिद आलम इस बार पतंग की डोर थामे हुए खड़े हैं। जोकीहाट बिहार के उत्तर पूर्व में एक ऐसी विधानसभा है जिसके उत्तर में भारत नेपाल सीमा है, तो पूरब में पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश है। जोकीहाट एक ऐसा इलाका है जो कभी घना जंगल होता था। यहाँ के लोग बताते हैं यहाँ बहुत जोक पाई जाती थी और इसी से इसका नाम जोकीहाट पड़ गया। कभी ये इलाका बाघों का भी बसेरा रहा है, तभी तो बाघमारा और बाघ नगर जैसे नाम सुनाई देते हैं। मगर यहाँ के लोग कहते हैं बघवा का डरना ही टिपटिपुआ का डर। तभी तो ऐसे स्कूलों की छतों को और मजबूत करने की जरूरत है और ऐसी छतों को बनाए जाने की जरूरत है। जोकीहाट में दो सगे भाइयों के बीच जंग है। यहां का मुसलमान इस बार तस्लीमुद्दीन की विरासत का फैसला करेगा। जोकीहाट का मुसलमान इस बार सीमांचल में ओवैसी का कद भी डिसाइड करेगा। लेकिन 65% मुसलमान वोट वाले जोकीहाट में इस बार बहुत कंफ्यूजन है। 4 बड़ी पार्टियों ने 4 मुसलमान उम्मीदवार उतारकर खेल दिलचस्प बना दिया है। जोकीहाट से कोई भी पार्टी जीते, कोई भी हारे, फिर भी लगभग ये तय है कि विधायक मुसलमान ही बनेगा। लेकिन 4 बड़े मुसलमान उम्मीदवार होने के चलते भाईजान किसके साथ जाएं, ये फैसला करना थोड़ा मुश्किल हो गया है। 2% वाला डिप्टी सीएम बनेगा और 17% वाला दरी बिछाएगा। ओवैसी का ये डायलॉग जोकीहाट में खूब चल रहा है। सीमांचल से सीएम वाला दांव भी काफी असर दिखा रहा है। लेकिन चर्चा सबसे ज्यादा सरफराज और शाहनवाज के बीच लड़ाई की है। यहां पर से कौन मजबूत आपको दिखाई दे रहा है? सरफराज जो जनसुराज से खड़े हैं या शाहनवाज साहब जो सिटिंग एमएलए रहे, एआईएमआईएम में थे, अब आ गए हैं आरजेडी में? कौन आपको मजबूत दिखाई दे रहा है? अभी तो महागठबंधन का शाहनवाज आलम साहब ही मजबूत दिखाई दे रहे हैं। हाँ। और सबसे ज्यादा मजबूत भी हैं। तो इधर तो बड़ा जोर जो है ओवैसी साहब का है। लोग कह रहे हैं कि एक तो कम से कम डिप्टी सीएम होना ही चाहिए भाई। डिप्टी सीएम 3% वाला डिप्टी सीएम होगा, 14% वाला मुख्यमंत्री बनेगा, 17% वाला खाली दरी बिछाएगा। नहीं, आरजेडी ने तो घोषणा दिया कि मुस्लिम भी हम एक डिप्टी सीएम बनाएंगे। नहीं, ऐसा कौन सा ऐलान हुआ? हाँ, एकदम है, उनका घोषणा पत्र में अंदर ही अंदर बताया गया। हाँ, बताया गया है कि एक हमारा आरजेडी से होगा, एक निचले से होगा, सबसे होगा। एमआईएम का कोई यहाँ पर नहीं है। एमआईएम का जो 5 सीट भी जीता गया था वो शाहनवाज आलम के सिंबल लेने की वजह से ही 5 सीट जीता था। वो एमआईएम का अपना गिराफ नहीं है। अगर एमआईएम का गिराफ है तो आप जाके देखो अमोर में, जहाँ से उसका सदर लड़ रहा है, खदेरे जा रहे हैं। कोई क्या गिराफ है उनका? एमआईएम को कोई गिराफ नहीं। जब वो हैदराबाद में 9 सीट नहीं ला सकता है तो बिहार में आकर के सिर्फ सीमांचल में मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में हल्ला करने से तो आप मुसलमानों की हिस्सेदारी की बात करते हैं, वो मेरी आपको बात सही तो लगती है? गलत लगती है? बिल्कुल गलत है। गलत है। बिल्कुल, जब तक सेकुलर लोग एक साथ नहीं हो सकते हैं, चाहे वो किसी भी जात का हो, अच्छा, तो हिस्सेदारी कहाँ से हो जाएगी? आप खाली माइक में हिस्सेदारी करोगे। मुसलमानों की हिस्सेदारी के बारे में कभी ख्याल आता है क्या? हजरत, आता तो सब चीज है, लेकिन क्या करें, हालात से दो चार है। अब्दुल गफूर साहब यहाँ से मुख्यमंत्री रहे, जी, अब जी। आप डिप्टी सीएम भी नहीं बन पा रहे हैं, विधायक मंत्री नहीं बन पा रहे हैं, तो ये बात मुसलमानों को परेशान कर रही है। जी जी, बेशक बेशक, ये बात दिल में चुभा है कि तेजस्वी यादव ने। क्या आपको लग रहा है कि मुसलमानों को हिस्सेदारी देने को तैयार है? सर, अभी जो इलेक्शन में उन्होंने जो बयान दिया है
कि 2% वाले डिप्टी सीएम बनेंगे और मतलब 18% वाले दरी बिछाएंगे। ये उनके बयान से बहुत सारे हालात जो है मायूस कुन हो गए हैं। ओवैसी साहब के बयान से? नहीं, तेजस्वी साहब के बयान से कि 18% वाले जो है दरी बिछाएंगे, 2% वाले डिप्टी सीएम बनेंगे। इस वजह से मतलब है कुछ थोड़ा सा तना माहौल चल रहा है। आज ओवैसी जी आ रहे हैं, चाहे मोदी जी आ रहे हैं, ये सब मुद्दा जो उठाते हैं सिर्फ हिंदू मुसलमान का आज के डेट में इंडिया में 15 साल से चल रहा है। और जब से मोदी और ओवैसी आया तब ये से चल रहा है। इससे पहले तो हिंदू मुसलमान कोई नहीं बोला आज तक कभी। गलत ये सब कीड़ा है। बिट्टू को जी उसकी हिस्सेदारी दिलवाना चाहते हैं तो क्या गलत बात है? अभी उसका जोड़ी नहीं है। इंडिया अभी सेकुलर है। इंडिया में जोड़ी नहीं है किसी को हिस्सेदारी दिलाने का। इंडिया में सबको अपना हक का खुद मिलता है। किसी को दिलाने का जोड़ी नहीं है, किसी का बाप बनने का जोड़ी नहीं है। मुसलमानों की एक राय ये है कि हिस्सेदारी वाली बात जो है वो ज्यादा इसलिए की जा रही है कि वोटों का बंटवारा हो सके, और वो ये बिट्टू ये भी कह रहे हैं कि उन्हें उनके हिस्से का हक मिल रहा है। जोकीहाट में पिछली बार ओवैसी के टिकट पर शाहनवाज आलम थे, वो इस बार लालटेन पकड़ चुके हैं। तेजस्वी के टिकट पर लड़ने वाले सरफराज आलम ने पीके का बस्ता अपनी पीठ पर ले लिया है। पार्टियों की अदला बदली ने लड़ाई और दिलचस्प बना दी है। जोकीहाट में सभी की नजर नीतीश के खाते वाले मुसलमान वोट पर टिकी है। अगर ये वोट नीतीश के पाले से शिफ्ट हुआ तो ये जिस ओर जाएगा पलड़ा उधर ही झुक जाएगा। इस बार यहाँ पर किसकी बात ज्यादा हो रही है और तस्लीमुद्दीन की राजनीतिक विरासत किसके साथ रहेगी, सरफराज आलम के साथ या शहनवाज आलम के साथ? देखिए, यहाँ तो अभी चर्चा में दोनों भाई चल रहे हैं। और जहाँ तक अभी विधायक रह चुके हैं शहनवाज जी, हाँ, सिटिंग है वो। हाँ, अब टिकट का बात था दोनों भाई में, उनको देना था बड़ा भाई को, लेकिन उनको नहीं देके छोटा भाई को दिया। लोग चेक जानना चाहते हैं। कुछ पार्टी के ऊपर भी जाते हैं, कुछ आदमी पार्टी के ऊपर भी जाते हैं। और कुछ पहले से जो सरफराज जी रह चुके हैं उनके काम काज बेहतर थे। तो काम किसने अच्छा किया? एक बार मतलब मुझे बताया जाता है कि तस्लीमुद्दीन साहब के जमाने में बड़ा काम हुआ भाई, और बड़े कद्दावर आदमी थे, तो उनके मुकाबले उनके बच्चों ने कैसे काम किया? और सरफराज ने काम अच्छा तो किया, दोनों ही ठीक ठाक किए हैं काम, ऐसी बात न। शहनवाज भी अच्छा काम किए हैं, वो अपना पद पे थे तो वो भी अच्छा काम किए। इस बार कौन जीतेगा भाई जोकीहाट? इस बार तो लगता है कि तीनों तो टकरे में है। जीतेगा तो अच्छे। हाँ, अभी तो अनुमान नहीं लगता है कि कौन जीतेगा। अच्छा, जीतना कौन चाहिए? अच्छा, आपकी समझ से? हाँ, आपकी समझ से जीतना किसको चाहिए? तो हमारा समस्या तो जितना तो किसी को सरफराज को चाहिए। सरफराज, जन स्वराज पार्टी वाला? हाँ, यहाँ पे सिर्फ सरफराज का ही बोलबाला। सरफराज आलम जी। प्रशांत किशोर जनसुराज की जी, पार्टी? जनस्वराज पार्टी से। अच्छा, तो फिर लोग कहेंगे कि भाई जनसुराज के 2-4 विधायक अगर जीत गए, 10-5 जीत गए, तो उससे होगा क्या? उससे होगा तो नहीं। बाकी देखिए, पक्ष विपक्ष, अगर विपक्ष मजबूत है तो पक्ष जो सत्ता में है वो काम करेंगे। तो विपक्ष रहेंगे, इसके पास जाएंगे, हो सकता है पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। ये भी हो सकता है। तुमको प्रशांत किशोर कुछ कर रहे हैं? प्रशांत किशोर का देखिए, ये तो नहीं कर सरफराज ये आलम के नाम पर जाएगा। हाँ, यहाँ वोट तो सरफराज आलम के नाम पे है। ठीक है, वो पहले देखिए, वो निर्दलीय भी आते तो भी जीत जाते। हाँ, तो भी जीत जाते वो। ठीक, तो शाहनवाज टक्कर हाँ, में नहीं है ओवैसी क्या? के बारे में आप बोल रहे हैं? शाहनवाज टक्कर में नहीं है? नहीं, टक्कर में कोई नहीं है। कोई नहीं है। अच्छा। ओवैसी साहब कैसे लग रहे हैं? हाँ, ओवैसी साहब के बारे में, ओवैसी साहब ठीक है, बहुत अच्छे आदमी, बैरिस्टर भी है। ठीक है, बाकी वो एक हिंदू मुस्लिम में बांट रहे हैं। ठीक है, सरफराज आलम की ज्यादा बात हो रही है अभी जहाँ बैठे हम लोग। आपकी समझ से किसको जीतना चाहिए? ये बात सही है, जोकीहाट में तो वही है, बाकी कोई नहीं है। अच्छा, और थोड़ा पीछे भी हम थे तो वहाँ पर बात हो रही थी शहनवाज की ज्यादा। ओ, शाहनवाज कुछ नहीं है। शाहनवाज आलम के पाला बदलने से पतंग की डोर काफी कमजोर हुई है। इसे मजबूती देने के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी खुद 2 बार जोकीहाट आ चुके हैं। ओवैसी हारे या जीते, लेकिन उनकी रैलियों की भीड़ ने विरोधी खेमे में बेचैनी जरूर बढ़ा रखी है। प्रशांत किशोर भी सीमांचल में अच्छी खासी भीड़ जुटाकर मुसलमान वोट को लेकर अपनी ताकत दिखा रहे हैं। यानी ये बात कंफर्म है कि किसी के हिस्से में कम और किसी के हिस्से में ज्यादा, लेकिन जोकीहाट के 65% मुसलमान वोट में 4 डिवीजन होंगे। इसीलिए यहां का हिंदू वोट भी इस बार काफी इंपॉर्टेंट हो गया है। जोकीहाट में प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार हैं सरफराज आलम।
एक बड़े राजनीतिक घराने से आते हैं, तस्लीमुद्दीन साहब के बड़े बेटे हैं वो, और एक बड़ा नाम है इस इलाके में। और प्रशांत किशोर की पार्टी का जो सिंबल है वो ये है, ये बस्ता। उनका जो विजन है, एक बहुत क्रांतिकारी बातें कर रहे हैं वो, कि वो बिहार में शिक्षा में एक बड़ा बदलाव चाहते हैं और साल 2 साल में ऐसा नहीं होने वाला। वो कहते हैं कि इसके लिए 8-10 बरस लगेंगे, और अगर कोई कहता है कि साल 2 साल में तस्वीर बदल देंगे तो वो झूठ बोलता है, गुमराह करता है, वो ये भी बात कहते हैं। लेकिन मैं चूंकि जोकीहाट में हूँ इस वक्त, तो यहाँ की एक तस्वीर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, किसान कॉलेज है, 1984 में बना, और ये इंटर कॉलेज की विंग है। और मेरी इस तरफ घूमेंगे जब फरमान तो आपको दिखेगा वो डिग्री कॉलेज विंग है। लेकिन डिग्री कॉलेज में 2022 के बाद से कभी कोई पढ़ाई लिखाई नहीं हुई। आप वहाँ की इमारत को करीब से फरमान अगर आपको दिखाएंगे तो आपको दिखेगा कि हालत कुछ ऐसी हो रही कि बस क्या कहना। सामने हॉस्टल भी है इस तरफ, और इंटर कॉलेज जो मैंने पहले इमारत आपको दिखाई, वहाँ आज ताला लगा हुआ है। प्रिंसिपल साहब इलेक्शन की ड्यूटी पर चले गए हैं कहीं, तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई बंद है। क्या नाम हुआ जी तुम्हारा? सर मोहम्मद अतहर। अतहर जी। कभी देखे यहाँ पढ़ाई लिखाई होती? सर यहाँ टीचर तो है ही नहीं, तो बाकी बच्चे सब क्या होगा? जब कुल 7 स्टाफ है, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव भी होगा और टीचिंग स्टाफ भी होगा, तो अब आप अंदाजा लगाइए कि कैसे निजाम चलेगा। कौन जीत रहा है इस बार यहाँ पे? यहाँ तो इस बार जन स्वराज का है। अच्छा, सरफराज आलम जी, सरफराज आलम। आपका नाम सर? शहबाज आलम। शहबाज आलम साहब, क्या करते हैं भैया आप? मेहनत मजदूरी करते हैं। आप भी यहीं के हैं ना? आपने देखा कभी यहाँ बच्चों को पढ़ते लिखते? नहीं, ये तो सिर्फ बना है, इलेक्शन के टाइम खिड़की दरवाजे लगते हैं, उसके बाद बंद हो जाता है। दिग्गज नेता तस्लीमुद्दीन के एक बेटे पूर्व विधायक हैं, दूसरे बेटे मौजूदा विधायक हैं। पिछली लड़ाई में छोटा भाई बड़े भाई पर भारी पड़ चुका है। दोनों भाइयों के बीच ये दूसरी बार सियासी फाइट हो रही है, और नजर इस बात पर टिकी है कि यहाँ का भाईजान मोहम्मद तस्लीमुद्दीन की फैमिली में किसके साथ जाएगा और किस पर भरोसा दिखाएगा। मुकाबला किससे है इस बार? शहनवाज आलम का। देखिए, शहनवाज आलम का मुकाबला नहीं है। जोकीहाट में इस बार मुकाबला एक तरफ राजद है, महागठबंधन है, सेकुलर फोर्सेस है, दूसरी तरफ समाज में जो नफरत फैलाने वाले हैं, अच्छा, दूसरी तरफ वो है। एक जेडीयू भाजपा है, जो बरसों से उनका गठबंधन रहा है। दूसरा एक बीजेपी का बी टीम है। तीसरा एक ऐसा ताकत है जो अपने राजनीतिक सूझबूझ से, अपने षड्यंत्र से भाजपा को केंद्र में काबिज करके रखा है। एक बड़ी विरासत है जोकीहाट की, आपके वालिद की, आपके अब्बा की, मोहम्मद तस्लीमुद्दीन साहब की। उस विरासत की जंग इस टाइम दिखाई दे रही है। 2 सगे भाई नो आमने सामने हैं, कोई जंग नहीं। सियासत में न कोई भाई होता है न कोई बाप होता है। जो जनता की काउच पर, मेरा परिवार जनता है, मेरा खानदान जनता है। थोड़ी भूल चूक हुई थी, वो सोच रहे थे जनता को लगातार, उनको लगा कि एक नया आयाम के साथ नई बात, लेकिन देखा कि भ्रष्टाचार उतने, अफसरशाही उतना, विकास रुक गए। सोचा कि फिर अपना बेटा को ही लाओ। अररिया का जोकीहाट भी गरीबी, पलायन और बाढ़ का मारा है। यहाँ पुल भी खूब दिखाई देते हैं। पुल बने तो पुल गिरे भी खूब। बहुत तो ऐसे भी बने जिन पर चढ़ने वाली अप्रोच रोड ही नहीं बनी, और कुछ ऐसे ही विकास होता रहा। कहने को नेशनल हाईवे भी है। जो लोग अपने घर बार को छोड़कर इन्हीं रास्तों से गए, वो बस तीज त्योहारों में लौटे। वोट के सवाल पर तस्लीमुद्दीन की विरासत की बात ज्यादा होती है। कहीं सरफराज तो कहीं शाहनवाज आलम का शोर है। इसी बीच ओवैसी की पतंग भी सियासी हवा तलाश कर रही है, तो नीतीश के मंजर आलम भी लड़ाई में हैं। मगर वो लोग जो अपना घर बार छोड़ गए, वो भी ये दावा करते हैं, ये माना कि विरासत में मिली है खाना बदोशी, मगर हम अपना घर छोड़कर जा नहीं सकते। जोकीहाट से कैमरा पर्सन फरमान मलिक के साथ मैं हुसैन रिजवी, इंडिया टीवी के लिए।